भैया बहनों, आज हम लोग स्थिति एवं विस्थापन सदिश के बारे में अध्ययन करेंगे। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, गतिशील वस्तु के, तो हम क्या करते हैं कि किसी बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं और उसके सापेक्ष हम उसकी स्थिति को व्यक्त कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में कोई गतिशील वस्तु है और वह किसी क्षण मान लेते हैं कि t1 समय पर बिंदु P पर स्थित है। तो हम मूल बिंदु O से इसकी स्थिति को प्रदर्शित करना है, तो O को P से मिला देंगे, तो यही OP सदिश OP क्या हो जाएगा, इस बिंदु P की स्थिति सदिश हो जाएगी, जिसको यदि हम R1 मान लें तो इसकी स्थिति सदिश किसके बराबर हो गई, R1 के। और R1 जो होगा, R1 का जो परिमाण होगा वह O से P के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से मॉड ऑफ R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि T1 क्षण पर यह बिंदु P पर था और T2 क्षण पर वह किसी दूसरे बिंदु मान लेते हैं Q पर आ गया। ठीक है, अब Q की जो स्थिति सदिश होगी वो क्या होगी, तो मूल बिंदु से इस Q को हम मिलाएंगे तो OQ क्या हो जाएगा, इसकी स्थिति सदिश हो जाएगी बिंदु Q की, और इसको हम लोग R2 मान लें तो OQ बराबर R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कण T1 समय पर P बिंदु पर था और T2 क्षण पर वो कहाँ पहुंच गया, Q पे। तो इसमें देखिए विस्थापन कितना हो गया, P से Q तक। तो P को हम Q से मिला देंगे, वह P से कहाँ गया, Q को तरफ गया है, तो तीर की दिशा किधर कर देंगे, P से Q की ओर। तो यही जो PQ है, यह सदिश PQ इसकी विस्थापन सदिश हो जाएगी। तो ध्यान देंगे, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ना था, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। तो स्थिति सदिश क्या हो गई, तो कोई भी गतिशील वस्तु है तो किसी क्षण वह जिस बिंदु पर स्थित है, तो मूल बिंदु से वह कितनी दूरी पर स्थित है, यह हो सब न्यूनतम दूरी, तो ही उसकी क्या हो जाएगी, स्थिति सदिश। तो वास्तव में इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाते हैं एक तीर के द्वारा, वही तीर क्या प्रदर्शित करेगा, उसकी स्थिति को। इस तरह से विस्थापन सदिश क्या हो गया, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को मिला देंगे एक तीर की सहायता से, वह उसकी क्या हो जाएगी, विस्थापन सदिश हो जाएगी। इस तरह से स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश के बारे में अगर हम देखें तो विस्थापन सदिश PQ किसके बराबर होगा, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति OQ और प्रारंभिक स्थिति OP। तो इस तरह से हो जाएगा R2 माइनस R1। तो इस तरह से अगर हम किसी वस्तु की विस्थापन सदिश की बात करें तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति पर वस्तु डिपेंड करता है, ना कि पथ पर, कि वह P से Q तक पहुंचा है तो किस पथ से। वह ऐसे भी जा सकता है, इधर से भी होके जा सकता है, उसके पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। विस्थापन सदिश उस गतिशील वस्तु के पथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वह उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से स्थिति और विस्थापन सदिश के बारे में हम लोग जान लिए। अब ध्यान देंगे एक चीज कि हम लोग यहाँ सदिश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज छूट गई कि सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं। तो कोई भी सदिश राशि है उसको हम लोग तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे विस्थापन सदिश OP को प्रदर्शित करना था तो देखिए तीर के द्वारा प्रदर्शित किया गया ना। तो किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग तीर की सहायता से उसे प्रदर्शित करते हैं, और तीर की जो नोक होती है वह उसकी दिशा की ओर होती है। जैसे अगर हम मान लें कि कोई वाहन है, वह 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से वह पूर्व दिशा की ओर गतिमान है। इसको यदि हम लोग सदिश के रूप में प्रदर्शित करें इस वेग को, तो पहले हम क्या करेंगे, पैमाना मान लेंगे। चूंकि हम देखिए तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तीर की जो लंबाई होगी वह लंबाई इसके परिमाण को प्रदर्शित करेगी, और तीर की नोक जो होगी वह उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि तीर बनाना है तो इसके लिए हम एक पैमाना मान लेंगे कि 10 मीटर प्रति सेकेंड 1 सेंटीमीटर के बराबर मान ले, तो 20 मीटर पर सेकेंड है तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 2 सेंटीमीटर लंबा हम एक तीर खींचेंगे, और उस तीर की नोक किधर होगी, जो इसकी दिशा होगी। मान लेते हैं यदि पूर्व दिशा की ओर है, तो अगर यह पूर्व दिशा हमारा है
ध्यान दें तो पूर्व दिशा की ओर हम एक तीर बनाएंगे, कितना सेंटीमीटर लंबा? 2 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर लंबा एक तीर बनाएंगे और जिसकी दिशा किधर होगी? पूर्व की ओर होगी। तो यह आपका कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप वेग को प्रदर्शित कर लेंगे। ध्यान देंगे, मान लेते हैं वेग को हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो v के ऊपर तीर लगा देंगे तो यह सदिश के फॉर्म में हो जाएगा। तो किसी सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके नोटेशन के ऊपर एक तीर लगा देते हैं। तो तीर लगा दिए मतलब वो सदिश रूप में हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं बल है, तो सिर्फ यदि f लिखते हैं तो इसका मतलब बल का यह सिर्फ परिमाण है। अब तीर लगा दिए तो परिमाण के साथ दिशा भी, मतलब ये सदिश f हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? तीर की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तीर की लंबाई उसका परिमाण बताएगा और तीर की जो नोक की दिशा है वह उसकी दिशा बताएगी। ठीक है, और नोटेशन के रूप में तो हम भौतिक राशि का जो प्रतीक है उसके ऊपर तीर लगा देंगे। तो इस तरह से तीर लगाकर हम सदिश रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने स्थिति और विस्थापन सदिश के बारे में जाना। अब हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो सदिश है इसके कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे इसमें है, पहला है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर नाम से स्पष्ट समान सदिश। ठीक है, परिमाण समान हो, दिशा समान हो, ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान हो वो क्या होंगे? समान सदिश हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। जैसे यहां मान लेते हैं कि एक सदिश है A और इसके ही समांतर एक दूसरा सदिश B है। इन दोनों की लंबाई बराबर है, दिशा बराबर है, तो ये दोनों सदिश कैसे हो गए? समान सदिश हो गए। अर्थात सदिश A बराबर सदिश B। ठीक है, अगला है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, तो विपरीत का मतलब क्या हो गया? सीधा सा मतलब है कि अपोजिट वेक्टर हमारा दो सदिश हो, एक सदिश A और दूसरा कैसा हो? B, लेकिन अब यहां पर क्या हो? समांतर हो, लंबाई उनकी समान हो, लेकिन दिशा क्या हो? विपरीत हो। तो ऐसे सदिश क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश कहलाएंगे। तो A बराबर माइनस सदिश B। तो विपरीत सदिश अगर हैं A और B विपरीत है तो उनको हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक है, दिशा यदि विपरीत हो गई, जैसे ऐसे देखिए, मान लीजिए सदिश ये है, इसकी दिशा यदि हम बदल देते हैं तो इसको हम लोग एक यहाँ पर क्या प्रदर्शित करेंगे? माइनस A। ठीक है, सदिश की दिशा बदलते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब तीसरा की बात करें तो एकांक सदिश की बात करें, यूनिट वेक्टर की, तो नाम से स्पष्ट है एकांक मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, यूनिट हो, तो ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश कहते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक सदिश A है और इसका जो परिमाण है वह क्या है? A है। तो एकांक सदिश का मतलब हो गया सदिश A बटा A, यह एकांक सदिश के बराबर होगा। एकांक सदिश को हम उस सदिश के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। इस तरह से एकांक सदिश A बराबर हो जाएगा सदिश A बटा सदिश A का परिमाण। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर A बराबर वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। तो इस तरह से सदिश A का परिमाण यह हो गया। तो देखिए, मान लेते हैं कोई सदिश B है और इस सदिश B का जो परिमाण है मॉड ऑफ B, उसको क्या मान लेते हैं? B मान ले। तो एकांक सदिश B बराबर क्या हो जाएगा? सदिश B बटा सदिश B का परिमाण, जिसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं B बटा B हो गया। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वह सदिश बटा उस सदिश का परिमाण। तो दूसरे रूप में ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए एक चीज और, जैसे इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सदिश A बराबर क्या हो गया? सदिश A का परिमाण इंटू सदिश A की दिशा में एकांक सदिश। ठीक है, तो इस तरह से एकांक सदिश सिर्फ दिशा को प्रदर्शित करता है, परिमाण इसका कितना होता है? एकांक होता है। अब अगला है लंब कोणीय एकांक सदिश। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो लंब कोणीय अक्ष जो हमारे होते हैं x, y, z, इन अक्षों की दिशा में एकांक सदिश को लंब कोणीय एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए, लंब कोणीय अक्ष जो हमारे हो गए x, y, z,
तो इनकी दिशा में एकांक, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जिसको हम लोग आई कैप से प्रदर्शित करते हैं, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप से, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई जे ए के। ठीक है, तो इस तरह से आई जे के ये हमारे क्या हैं, एकांक सदिश हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश। आई जो कैप है एक्स अक्ष की दिशा में, जे वाई अक्ष की दिशा में, और के जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। ठीक है, तो इस तरह से लंब कोणीय एकांक सदिश, इनका जो परिमाण देखिए, अभी जैसे आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप, मॉड ऑफ आई कैप बराबर मॉड ऑफ जे कैप बराबर मॉड ऑफ के कैप बराबर एक के बराबर होता है। इनका परिमाण कितना होता है, एक के बराबर। अब ध्यान देंगे, जैसे आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष की दिशा में कोई सदिश है और जिसका परिमाण 10 मीटर है। ठीक है, कोई सदिश मतलब मान लेते हैं कि जैसे एक्स अक्ष की दिशा में जो विस्थापन है उसका परिमाण कितना है, 10 मीटर है। तो आपको सदिश के बारे में बताना है, तो सदिश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, परिमाण इंटू उस दिशा में एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या है, आई, तो 10 आई कैप हो गया। इसी तरह से आपसे कहा जाए कि कोई सदिश बी है और उस सदिश का परिमाण वाई अक्ष की दिशा में 20 यूनिट है, तो उस सदिश को व्यक्त करिए, तो सदिश बी बराबर, तो परिमाण 20 और उस सदिश की दिशा में एकांक सदिश, तो क्या हो गया, जे कैप। इस तरह से वो सदिश बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 जे कैप हो जाएगा। आपसे कहा जाए कि माइनस एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण कितना है, 10 है, तो उस सदिश को व्यक्त करिए। तो मान लेते उस सदिश को हम लोग ए से प्रदर्शित करें, तो वह माइनस एक्स अक्ष की दिशा में उसका परिमाण कितना है, 10 कहा गया है। तो पहले हम परिमाण 10 किस अक्ष के अनुदिश है, तो माइनस एक्स अक्ष, तो माइनस एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ये देखिए आई कैप है, तो इधर करेंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, तो इसी को माइनस 10 आई कैप। देखिए माइनस वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। इसी तरह से माइनस जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, तो माइनस के कैप हो जाएगा। तो लंब कोणीय एकांक सदिश क्या है, तो लंब कोणीय अक्ष जो हमारे हैं एक्स वाई जेड, इनकी दिशा में एकांक सदिश जो होगा वह लंब कोणीय एकांक सदिश कहलाएगा। तो एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप, इनका परिमाण एकांक है। यह उस अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपसे कहा गया एक्स अक्ष की दिशा में 20 यूनिट के कोई सदिश है जिसका परिमाण है 20, तो उसको अगर आपसे कहा जाए कि उस सदिश को व्यक्त करिए, तो सीधे 20 इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप। इस तरह से आपको यदि किसी दिशा में एकांक सदिश यदि आपको मालूम है, तो आप उस दिशा में किसी भी सदिश को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगला है इसमें शून्य वेक्टर। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य है उसे हम लोग शून्य वेक्टर कहते हैं या नल वेक्टर कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ध्यान देंगे, जैसे हम लोग गणितीय संक्रियाएं करते हैं तो बिना शून्य के तो हो नहीं सकते। जैसे मान लेते हैं कि अभी किन्हीं दो राशियों को घटाते हैं और दोनों का परिमाण समान हो, तो मान कितना आ जाएगा, 0। तो उसी तरह से सदिशों में भी जोड़ घटाना गुणा भाग हम करेंगे, तो यहाँ भी आखिर शून्य की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो भी मान लेते हैं कि हम सीधे सदिश ए, देखिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए दो समांतर सदिश थे, एक सदिश ए और दूसरा सदिश बी, समांतर है लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में हैं और परिमाण में बराबर हैं। तो इनका यदि हम लोग योग करते हैं, जोड़ेंगे, तो मान कितना आ जाएगा, सदिश ए प्लस सदिश बी अगर हम करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0। दो सदिशों का योग कर रहे हैं और मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन वो कैसा, एक अदिश, ये भी सदिश होना चाहिए। सदिशों का योग कैसा होना चाहिए, जैसी राशियों को हम जोड़ेंगे वैसी राशि में मिलेगी। समान भौतिक राशियों को जोड़ने या घटाने पर समान भौतिक राशि तो मिलेगा। तो अगर सदिश राशि तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको कैसी राशि मिलनी चाहिए, सदिश, लेकिन यहाँ पर कैसे मिल रही, अदिश। इस कारण से यहाँ पे एक शून्य सदिश की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो परिमाण भले 0 आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग सदिश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, ध्यान देंगे इसका दिशा अनिश्चित होता है, क्योंकि सदिश की दिशा मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए और अंतिम बिंदु पर तीर बना दीजिए, तीर का नोक, तो यह सदिश की दिशा हो गई। तो अब इसका और इसकी जो लंबाई है वह उसका परिमाण होता है। तो शून्य सदिश मतलब इसका परिमाण 0 है, मतलब जहां से शुरू वहीं पर खत्म, तो कौन सी दिशा हम लेंगे,
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर लेंगे, इसका दिशा नहीं होता है। जो शून्य सदिश होता है उसकी कोई दिशा नहीं होती है, दिशा उसकी अनिश्चित होती है। शून्य सदिशों को ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज की देख रहे हैं तो किसी सदिश में शून्य सदिश को हम लोग जोड़ दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, घटा दें तो भी वही होना है, गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। शून्य सदिश का गुणा किसी सदिश में करते हैं, मान लेते ए में कर रहे हैं तो मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से जो चीज़ हम लोग शून्य की प्रॉपर्टी में के बारे में जो पहले जानते थे वही चीज़ यहाँ भी है। तो इसकी आवश्यकता ध्यान देंगे कि चूंकि सदिशों का जोड़ घटाना करेंगे तो हमको सदिश राशि मिलना है जोड़ने और घटाने पे। तो अगर दो सदिश समान है और उनको घटा देंगे तो शून्य आ जाएगा, तो शून्य को भी क्या मान लेते हैं, यहाँ पे सदिश मानते हैं, तो शून्य सदिश हो गया। ध्यान देंगे अब इसमें शून्य सदिश के बारे में हम लोग जान लिए। तो इस तरह से वेक्टर संबंधित जो परिभाषाएं कुछ महत्वपूर्ण थी जिनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग सदिशों के योग की मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आपको जो आज बताया गया है इसको ध्यान से पढ़िएगा और बुक से देखकर इसका नोट्स बना लीजिएगा।